आवाज आ रही है आप सबको? लगातार 15 मिनट कविताएं पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। इस कविता का ठीक है, पानी पीने का समय भी उसमें गिना जाएगा। तो कविता का शीर्षक है एक प्रेम कविता का सच। दुखों के कितने ही घाव जब एक साथ टीसते हैं, तब आंखों से अंजलि भर खारा पानी बहता है। 2.5 गज रेशम की चुनर कई इल्लियों की जीवन भर की मेहनत का नतीजा है। फूलों की एक बड़ी माला में पूरे बगीचे का वसंत कैद होता है। इसलिए किसी कवि से कभी यह मत पूछना कि वह फिर से प्रेम कविता कब लिखेगा। प्रेम की एक कविता ताल्लुक के कई सालों का दस्तावेज है। छोटी कविताएं पढ़ती हूँ, वैसे मैं लंबी कविताएं लिखी है अधिकतर। फिर ये थोड़ी मध्यम आकार की कविता है। इसका शीर्षक है धूसर कविता। फिर से धूसर कविता। कयामत के दिन के इंतजार में मजे से सोई सब लाशों को जगाकर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, भद्र मानुषों, तुम्हें बोरियत ना सही, क्या क्लस्ट्रोफोबिया तक महसूस नहीं होता? जिंदापन अपने सबसे आसान अर्थ में एक अदद बदलाव की इच्छा है। हमेशा कमजोरियों को दोष मत दो। जुड़ना एक कमजोर प्रक्रिया है। क्या तुमने देखा नहीं, जोड़ों पर हर चीज कमजोर होती है। मैं मृत्युओं, घातों, कष्टों पर नहीं रोई। दुखों का बदला मेरी छिपाने की कला से अधिक कलात्मक था। दुख ने अपने आभूषण गए, कष्ट मेरे शब्द गए। अंधकार मेरा पिता है, जिसे देखकर भी मैंने कभी नहीं देखा। अंधकार सिर्फ पाप और खतरे नहीं, मासूम शर्मिंदगियां और मजबूरियां भी छिपाता है। मेरी साधारणता बेचारगी की हद तक साधारण है। कोई प्रेम अंतरंग परिचय की साधारणता से उपजी निराशा को मात नहीं दे सकता। प्रेम अस्थायी तब होता है जब जिरह करने की आपकी हिम्मत और इच्छा दोनों अपने अवसरों से चूक जाते हैं। मैंने घन अंधकार की कविता लिखी, सघन प्रकाश की प्रशस्ति गई। मैं अंधकार और प्रकाश की देरी पर खड़ी हूँ। मुझ पर न अंधकार की सत्ता है, न प्रकाश की मिल्कियत। अपने होने के हर अर्थ में मैं एक पूर्णतः असफल था। ये एक कविता है अस्तित्व वाले दर्शन की। इसका शीर्षक है नदियां। नदियों की जीभ होती है, लपलपाती पानी की शतखंडी जीभ। जड़ों की मिट्टी काट कर नदियां सघन पेड़ों से बने कुंज के कुंज खा जाती हैं। नदियां केवल पालन करने वाली माएं नहीं होती, विहस्ती मुक्त अंगनाएं भी होती हैं। नदियों के निज होते हैं। बड़े बड़े टीले काटकर बहाती नदियां अपने रहस्य पर अट्टहास करती हैं। हाँ साहब, आप नहीं जानते, लेकिन नदियों के निज होते हैं। मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है। ये एक और मध्यम आकार की कविता है। इसका शीर्षक है गतिहीन जीवन की मतिहीन कविता। तुम्हारी पाषाण सतह पर जहां जहां नमी बाकी रह जाती है, रोशनी की नजर से ओझल जरा सा अंधेरा बचा रहता है। हर उस जगह पिछली बारिश की स्मृति सी मखमली हरी काई बनकर उठती हूँ मैं। मेरा जन्म एक स्मृति का अभिशाप है, जिसमें पानी और अंधकार बराबर मिले हुए हैं। कहते हैं अगर नमक को यूं ही बेकार में जाया करो तो मरने के बाद सजा के तौर पर उसे पलकों और बरौनियों से बीनना पड़ता है। जिंदगी जीती जाती हूँ और सोचती जाती हूँ, आंखों और नमक का रिश्ता। सोचती हूँ
मैंने न जाने कितने महासागरों का नमक जाया किया कि बिनने के लिए मेरे देह में हर जगह आंखें हुई। मेरी बांसुरी दरक गई है, लेकिन मन अबोध बालक की तरह उसमें सुर फूंकने की कोशिश करता है। होते हैं कई सुख जो हंसाते हंसाते रुला जाते हैं। होते हैं कई दुख जो जीवन भर की हंसी चुटकियों में मसल कर हथेलियों में एक भुरभुरी मुस्कुराहट थमा जाते हैं। दुनिया जितनी दिखती है उससे अधिक अजीब है। दुनिया जितनी दिखती है उससे अधिक अजीब है। मसलन मौसमों को भी आता है रंगों में बात करना। गर्मियों की आग गुलमोहर और अमलताश बरसाते हैं। सर्दियों की ठिठुराती बर्फ बेला खुल के सब सफेद फूल लेकर आते हैं। धूप बची रहती है अचार और पापड़ के स्वाद में। सर्दी की कपकपी उन्हीं कपड़ों के गट्ठर में छिपी होती है। बारिश की स्मृति सिर्फ बाढ़ नहीं है, हरियाली भी है। बूंदें बरसकर रीत जाए तब भी बची रह जाती है झबरे जानवरों के फर में, पक्षियों के पंखों की परत में, घने पेड़ों के हरे पत्तों की दराजों में, टपकती छतों में, टूटे छप्पर में। ताप की गठरी बना दोपहर का सूरज जब सर के ऊपर हो तब खुद अपनी परछाई काया भेद कर धरती में प्रवेश करने की कोशिश करती है। मैंने हर काया को कहा कि अपनी छाया से सावधान रहे। मैंने देखा कुछ बेहद तार्किक लोग कवियों को पीट पीट कर मारना चाहते थे। उनका कहना था तारों के झुंड को कविता ने नक्षत्र बना दिया। इससे ठगों की ज्योतिषगिरी चल निकली। किसी को किसानों और राहगीरों को नक्षत्रों से होने वाली सहूलियत ना याद आई। कविता बेचारी इतनी अतार्किक चीज थी कि अपने बचाव में कोई तर्क पेश न कर पाई। चुप रहना मेरी मजबूरी थी न मेरा फैसला। मुझे कम शब्द में बात कहने का हुनर न आया और शब्द जमा करते करते जवाब देने का समय निकल गया। न मैं कम थी न दुनिया। मुझे कभी घमंडी या मूर्ख समझे जाने का अफसोस ना हुआ और दुनिया ने यह मानकर छुट्टी ली कि ऑब्जेक्टिव सवालों के दौर में यह पैराग्राफ्स में जवाब देने वाली मूर्ख है। एक और कविता है, ये मुझे थोड़ी प्रिय है। प्रिय इसलिए कि मुझे नींद अक्सर बहुत मुश्किलों के बाद आती है। तो इस कविता का शीर्षक है नींद के बारे में। वह मुझसे पहले सोने जाता और मुझसे पहले जागता था। मैं अक्सर लिखते लिखते सर उठाकर कहती, तुम सो जाओ, मैं बाद में आकर तुम्हारे पास सो जाऊंगी। मैं उसके साथ सोती थी, जैसे दरारों में देह को दरार का ही आकार दिए जोक सोती है। संकीर्ण दुछत्तियों में थककर चंचल बिल्लियां सोती है। धरती की देह पर शिराओं सा आकार लिए नदियां सोती है। नाल काटे जाने के ठीक बाद नाक से सांस लेने का अभ्यास करता शिशु सोता होगा, जैसे धरती और आकाश के बीच लटके मायालोक में त्रिशंकु सोता होगा। सोने की क्रिया हमेशा मेरे लिए एक प्रकार की निरीहता रही, पराजय रही। जागना एक सक्रियता, एक आरोहण। वह ताउम्र मुझसे कहता रहा, कभी सोया भी करो, बुरी बात नहीं है। मैं इस अच्छी बात को रोज उसके चेहरे पर होता देखने के लिए जाती रही। मैं कहती रही, किसी को सोते देखना सुख देता है। वह समझदार मेरी इस समझ को नासमझी कहकर मुझे सुलाने की कोशिश करता रहा। वैसे तो सोया हुआ रात को तालाब के जल को भी कह सकते हैं, पर उसके भीतर आसमान गतिशील रहता है। सब तारे उस पर झुक झुक कर अपना चेहरा देखते हैं। मैं भी उसे सोते हुए मुस्कुराते देखकर उसकी आत्मा में अपनी उपस्थिति देखती थी। मेरे अंतस में वह ऊर्जा के केंद्र के जैसा ही था, पृथ्वी के कोर में पिघले खनिज की तरह, महावराह की तरह। जब वह जल के सीमाहीन विस्तार पर मुझे हर जगह तलाश रहा था, मैं उसके अंतस में जल प्लावित पृथ्वी सी समाधिस्थ थी। आप कह सकते हैं वह दिपदिपाता गतिमान मेरे अंदर सो रहा था। मैं अनवरत घूमती रात दिन के चक्कर काटती उसके अंदर जाग रही थी। अगर देह ब्रह्मांड है तो प्रत्येक नींद प्रलय है। जो स्वप्न अगली सुबह स्मृति में शेष रह जाते हैं वे नूह की नौका में बचे जीवित पशु पक्षी हैं। अच्छा। यही स्मृतियां हमें आने वाले कल्प से दिन में जीने के लिए माकूल कोलाहल बख्शती।
पलकें नियामत है। आप पर्दे भी पढ़ें तो भी चलेगा, वरना जरा सोचिए कैसा लगता होगा जब नींद में मगरमच्छ को आते देखकर भी मछलियों की नींद नहीं टूटती होगी, मछलियों की पलकें नहीं होती। वह अंतिम भयानक सपना तो याद होगा आपको, जिसने आपको न जाग पाने की व्यवस्था का परिचय दिया होगा। वही आपके मन के सबसे अंधेरे कोने में छिपे डर का सपना, जो नुकीले दांतों से आपको कुतर देता है, पर आपकी नींद नहीं खुलती। नींद अस्वस्थी है, जागना अविश्वास है। तो बताइए, मछलियों को क्या देना चाहेंगे आप, अस्वस्थी या अविश्वास? मछलियां खुली आंखों से सच्ची निरीह नींद सोती है। बगुले सोने का अभिनय करके झपट कर शिकार पकड़ते हैं। दुनिया के तमाम घोड़े खड़े खड़े सोते हैं, जबकि उल्लू दिन की रोशनी को अनदेखा करके सोते हैं। सोना कतई सामान्य प्रक्रिया भर नहीं है, एक चुनी हुई आदत है, उससे भी बढ़कर एक साधा हुआ अभ्यास है। ये छोटी सी प्रेम कविता है, इसका शीर्षक है एक बेहद मामूली प्रेम कथा। मेरा मन बर्फीली घाटी का वह रास्ता था जिससे या तो वे भिक्षु गुजरे जिन्हें लौटना सिखाया ही नहीं गया था, या फिर वे व्यापारी बंजारे जिनका मकसद बाजार तक जाने वाले नए रास्ते तलाशना था। बंजारों ने मुझे बेकार बीहड़ कहा। वे बसावटों में दुकानदारी जमाने के लिए कटने मरने लगे। दुनियादार ज्ञानियों ने मुझे नजर मांगने वाली माया कहा। वे भीड़ जमाकर पत्थर पूजने लगे। तुम्हें देखकर मैंने जाना बीहड़ में सिर्फ वे बसते हैं जो खुद बहिष्कृत होते हैं। जीवन ने मुझे यह सिखाया, अगर मन नीरव बर्फीले पड़ावों सा हो तो बसावटों का मोह नहीं करना चाहिए। वे लोग गलत होते हैं जो मानते हैं कि यात्रा की स्मृतियां केवल यात्रियों के पास होती है। ये हमारे समय पर एक छोटी सी टिप्पणी है कविता के रूप में। इसका शीर्षक है हमारे समय। हहकारती अनियंत्रित जंगल की आग कहती है कि वह दिए की प्रतिनिधि है। गांव उजाड़ती बाढ़ ने मासूमियत से कह दिया, उसे सूखे खेतों पर तरस आ गया था। नालियां इठलाती हुई बहती है, खुद को गंगा यमुना की सहोदर बताती हैं। कुछ मगरमच्छ रो पड़े तो लोगों ने समुद्र के पानी पर लांछन लगा दिया। कुछ बिल्लियों के भाग से छींका टूटा तो अधिकतर मेहनत छोड़कर भाग्य बचवाने निकल पड़े। हमारे समय में श्रेष्ठ कलाओं की तरह श्रेष्ठ स्त्रियां इसलिए प्रचलन से बाहर है क्योंकि उन्हें समय देकर आत्मसात करना पड़ता है। हमारे समय में कुछ शब्द हैं जो हड़बड़ी में अर्थ छोड़कर वाक्यों में चले आए। कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने शब्द छोड़कर दौड़ पड़े। ये छोटी सी कविता है, मतलब वाकई बहुत छोटी, अंतिम होना चाहिए, एकदम अंतिम है। कविता का शीर्षक है कविता में अर्थ। एक दिन मुझे एक अदम्य जिज्ञासु तार्किक आदमी मिला। एक दिन मुझे एक अदम्य जिज्ञासु तार्किक आदमी मिला। वह हर बीज को फोड़ कर देख रहा था कि इसके अंदर क्या है। मैं उसे अंत तक समझा नहीं पाई कि बीज के अंदर पेड़ होते हैं। धन्यवाद।